नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है स्थानीय जनजातियों के लिए परियोजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर, गोडम नागेश, दीपन राव, आसाराम भुमरे और ज्ञानेश्वर पाटिल ने। इन सांसदों ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि देश में विशेषकर मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थानीय जनजातीय समुदायों के लाभार्थ सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं? क्या दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? इस सवाल का जवाब जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना को क्रियान्वित कर रही है। 41 मंत्रालय, विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए DAPST के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों, विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ साथ योजनाएं indiabudget.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। इसमें केंद्रीय दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 खां में दी गए हैं। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के पास उपलब्ध DAPST निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTG समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। PM जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँव में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 56,333 करोड़ रुपए और राज्य हिस्सा 22,823 करोड़ रुपए है। अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के 32 जिलों की 4,975 गाँव में 46,94,682 अनुसूचित जनजातियां, मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 11,377 गाँव में 93,23,125 अनुसूचित जनजातियां और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के 2 जिलों में 76 गाँव में 1,47,290 अनुसूचित जनजातियों को कवर किया जा रहा है। मंत्रालय प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें और सम्मेलन आयोजित करता है। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करते हैं, जबकि कार्यशालाएं और मंथन शिविर मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है और जब आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोले जाते हैं तो समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों को इन योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए भी कहा गया है। राज्यों से भी कहा गया है कि वो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें और छात्रों को आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज तैयार करने में मदद करें ताकि छात्र योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें। PM जनमन और
DAJGUA की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाया जाया है, जिसमें लाभार्थी संतृप्ति शिविर और जनजातीय मातृभाषाओं में IEEC सामग्री का प्रसार शामिल है। PM गति शक्ति पोर्टल पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा दी जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से API के माध्यम से डेटा एकीकृत किया जाता है। ये मजबूत डेटाबेस गांव और बस्तियों में गंभीर अंतरों की पहचान करके लक्षित उपायों को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ट्राइफेड और NSTFDC के माध्यम से जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव और अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रदर्शनियों, पोस्टरों, पैम्फलेट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करता है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि दादरा और नगर हवेली जिले के स्थानीय जनजातीय समुदायों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, ग्राम सभा, सरकार आपके द्वार शिविर और विशेष शिविरों के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करता है। जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दादरा और नगर हवेली के स्थानीय जनजातीय समुदायों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, जिनमें शामिल है जागरूकता पैदा करना, सरकारी योजनाओं के बारे में जनजातीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं, सूचना प्रसारित करने और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए IEC गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। विशेष नामांकन अभियान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका कार्यक्रम जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए। घर घर जाकर संपर्क ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों ने दादरा और नगर हवेली जिले के सभी बस्तियों का दौरा किया और घर घर जाकर नल कनेक्शन सर्वेक्षण और PMAY सर्वेक्षण करके योजना की पहुंच सुनिश्चित की। ये पहले सुनिश्चित करती है कि जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से अधिकतम लाभ मिले। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को जाने वाली जल आपूर्ति बंद करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि व्यास और सतलुज नदियों से भारत के हिस्से में से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति कब तक बंद कर दी जाएगी। क्या सरकार का विस्थापित लोगों को जल विद्युत परियोजनाओं की नहरों में मछली पालन के लिए पट्टा देने का विचार है, ताकि विस्थापित लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके। इस सवाल का जवाब दिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने। उन्होंने बताया कि सतलुज और व्यास नदियों का पानी मानसून के मौसम के अलावा पाकिस्तान की ओर नहीं बहता। बाढ़ आने पर जब इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, ऐसी स्थिति असाधारण परिस्थितियों में या छोटे समय के मानसून के दौरान ही उत्पन्न होती है, जब बांधों द्वारा संग्रहित जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है और बांधों की सुरक्षा के लिए पानी छोड़ा जाना अपेक्षित हो जाता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 समुचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता अधिकार के अनुसार क्षतिपूर्ति के पैकेज के अतिरिक्त द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है कि सिंचाई का जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित परिवारों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार जलाशयों में मछली पालन का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना नियम 2015 में आगे ये भी कहा गया है कि मछली पालन के अधिकार मत्स्य विभाग द्वारा सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग के साथ परामर्श करके प्रदान किए जाएंगे। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है 50 अतिरिक्त विमानपत्तनों के विकास से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद शशांक मणि ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का आगामी 5 वर्षों में 50 अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। क्या इस पहल का उद्देश्य देश के विमानपत्तन इकोसिस्टम को किस प्रकार प्रोत्साहन देना है। क्या विमानपत्तन नेटवर्क के विस्तार से विमानन क्षेत्र में रोजगार सृजन और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशा है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल ने दिया। उन्होंने बताया कि नागर विमानन मंत्रालय ने जन साधारण के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए देश में असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान शुरू की गई है। 1000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ 3 वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 के दौरान भारत सरकार ने 50 से अधिक असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों, हेलीपैडों, वाटर एरोड्रमों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के जीर्णोद्धार विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर कर आए हैं और राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रवर्धक प्रभाव पड़ता है। नागर विमानन क्षेत्र और आर्थिक विकास के बीच के संबंध सर्वमान्य है। हवाई अड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि होती है, पर्यटन का विकास होता है, रोजगार सृजन होता है और भूमि की कीमतों के सर्कल रेट में वृद्धि होती है, जिससे संबंधित राज्य में विभिन्न करों, स्टैम्प शुल्कों,
के संग्रह में बढ़ोतरी होती है और देश का समग्र विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक प्रवर्धन 3.25 और रोजगार प्रवर्धन 6.1 है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कोल्ड चेन योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद आलोक शर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, प्रताप चंद्र षडंगी और भोजराज नाग ने। इन सांसदों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि विशेष रूप से दूरदराज या अल्प विकसित क्षेत्रों के छोटे किसान और छोटे संगठन कोल्ड चेन योजना के बारे में जागरूक हों और उसका लाभ उठा सकें। क्या सरकार कोल्ड चेन योजना को मौजूदा ढांचे से आगे बढ़ाने का विचार रखती है? इस सवाल का जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके दूरदराज या अविकसित क्षेत्रों सहित देश भर से समय समय पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के व्यापक प्रचार के लिए इसे प्रेस सूचना ब्यूरो और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, दिशा निर्देश और अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्रासंगिक संसाधनों तक आसान पहुंच मिलती है। छोटे किसानों के साथ ही संस्थाएं, संगठन जैसे एफपीओ, एफपीसी, एनजीओ, पीएसयू फर्म, कंपनियों सहित व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रोत्साहन गतिविधियों की योजना के तहत मंत्रालय देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि छोटे किसानों और छोटे संगठनों सहित हितधारकों के बीच कोल्ड चेन योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। 2024 के दौरान उद्देश्य के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा MOFPI की सहायता से 60 कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये योजना चालू है और मांग आधारित है। इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय समय पर पूरे देश से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पारंपरिक उद्योग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद PC मोहन ने। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछा कि बाजार में बेहतर पहुंच के लिए पारंपरिक उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स को समेकित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। क्या शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक शिल्प समूहों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट पहल शुरू की गई है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना के अंतर्गत कर्नाटक और बेंगलुरु में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने बताया कि स्फूर्ति उत्पादों की बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए अमेज़न कारीगर, फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी संचालित उत्पाद विकास, सोशल मीडिया के माध्यम से परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देना जैसे कई कदम इसमें शामिल हैं। स्फूर्ति के अंतर्गत स्वीकृत क्लस्टर पारंपरिक शिल्पों को प्रदर्शित करने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार तक पहुंच का विस्तार करने के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के मेलों में भाग लेते हैं। इसके अलावा पहुंच में सुधार और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में बिक्री केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और क्लस्टर निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ निर्यात संवर्धन के लिए जुड़े हुए हैं। परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम को 3/9/2022 से आगे जारी रखने के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। ऐसे में स्कीम के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में कोई पहल नहीं की जा सकी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है 2036 ओलंपिक से। इस सवाल को पूछा है येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों को देश में बहुनगरीय खेल कार्यक्रम बनाने के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या ये भी सच है कि भुवनेश्वर में हॉकी, भोपाल में नौकायन, पुणे में कैनोइंग और कयाकिंग और मुंबई में क्रिकेट का आयोजन किए जाने की संभावनाएं हैं? क्या ओलंपिक भारत में आयोजित किए जाने पर कबड्डी, खो खो जैसे खेल शामिल करने पर कोई चर्चा की जा रही है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने।
उन्होंने बताया कि भारत में कभी भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की गई। ओलंपिक के लिए मेजबानी के अधिकार का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सार्वजनिक डोमेन में विस्तृत मेजबान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। IOC के पास एक समर्पित निकाय फ्यूचर होस्ट कमीशन है जो इस विषय से संबंधित है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार लेने के लिए FHC के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है। भारतीय ओलंपिक संघ जो भारत के लिए NOC है, इसने FHC के साथ संवाद प्रक्रिया शुरू की है। IOA ने पहले ही 1 अक्टूबर 2024 को आशय पत्र जारी कर दिया है, जिसमें औपचारिक रूप से 2036 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की रुचि व्यक्त की गई है। वर्तमान में ओलंपिक 2036 की बोली प्रक्रिया उस चरण तक आगे नहीं बढ़ी है जहां विभिन्न खेल विधाओं के लिए स्थानों के बारे में चर्चा हुई हो। ओलंपिक खेलों में किसी भी खेल विधा को शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लिया जाता है। अन्य बातों के अलावा IOC ने निर्धारित किया है कि किसी खेल विधा को एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करने का वचन देता है और इनका दुनिया भर में व्यापक रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए और विभिन्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सतत विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रविचंद्र वद्दीराजू ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि क्या तेलंगाना सहित देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन नीतियों को विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, कौशल और हितधारक भागीदारी के संबंध में लागू करने में चुनौतियों की पहचान की गई है और उनका समाधान किया गया है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या तेलंगाना की अनूठी विशेषताओं सहित अविकसित ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं? क्या देश भर में उपयोगकर्ता अनुभव और दक्षता बढ़ाने के लिए AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है? अगर हाँ, तो इनका ब्यौरा और लाभ क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने बताया कि पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय ने तेलंगाना सहित देश में पर्यटन अवसंरचना, कौशल और हितधारक सहभागिता को प्राथमिकता देने के लिए कई पहले की हैं, जिनमें पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता नाम की अपनी योजनाओं के तहत ग्रामीण और जनजातीय गंतव्यों सहित देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारी युक्त गंतव्य के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नया रूप दिया गया है। पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यटन स्थलों को स्थायी और जिम्मेदारी युक्त स्थलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की चुनौती आधारित गंतव्य विकास नाम की एक उप योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं के विकास के लिए 4 श्रेणियां अर्थात आध्यात्मिक पर्यटन, संस्कृति और विरासत, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, इको पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल के अंतर्गत 42 गंतव्यों का चयन किया गया है। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय की पूंजी निवेश के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता नाम की योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास के लिए प्रचालनात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार ने देश भर में 23 राज्यों में अल्प ज्ञात पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटन मंत्रालय अपनी आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार योजना के तहत मेलों, महोत्सव और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय कार्यक्रमों, सोशल मीडिया और अभियानों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत में पर्यटन का संवर्धन करता है। ग्रामीण और जनजातीय सहित विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरों का विस्तार किया जा सके। पर्यटन मंत्रालय ने नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल incredibleindia.gov.in पर अतुल्य भारत कंटेंट हब की शुरुआत की है। अतुल्य भारत कंटेंट हब उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर्स और समाचार पत्रों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है जिसे दुनिया भर में औद्योगिक हितधारकों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और जो उनके विपणन और प्रचार संबंधी प्रयासों में अतुल्य भारत के संवर्धन के लिए आवश्यक है। पर्यटन मंत्रालय बेहतर मानक सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। पर्यटकों के समग्र अनुभव में वृद्धि करने के मकसद से देश भर में पर्यटक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में स्थानीय और प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम नाम की एक अखिल भारतीय शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश में पर्यटन क्षेत्र में विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी पर्यटन हितधारक भी इस बैठकों में भाग लेते हैं। हितधारकों से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं जिनका समुचित समाधान किया जाता है। देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित
हितधारकों से सुझाव इनपुट प्राप्त करने के लिए समय समय पर बैठकें, परामर्श सभाएं आयोजित की जाती हैं। तेलंगाना राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0, SASCI, तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने अपना संशोधित अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, ताकि इसे पर्यटक केंद्रित वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, जो पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने से लेकर बुकिंग करने, यात्रा करने और लौटने तक की उनकी पूरी यात्रा के दौरान जानकारी और सेवाएं प्रदान करेगा। अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का विजन विविधतापूर्ण भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, शिल्प, महोत्सवों, व्यंजनों को प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित करना है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से। इस सवाल को पूछा है कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि देश भर में विशेषकर कुशीनगर जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की कुल कितनी शाखाएं और पहुंच केंद्र हैं। 5 वर्षों के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए IPPB द्वारा प्रदान की गई प्रमुख सेवाएं और उत्पाद क्या है। डाकघर बचत खाता को IPPB खातों के साथ जोड़ने को सुकर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और बच्चों के नामांकन सहित आधार से संबंधित सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है। इस सवाल का जवाब दिया संचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने। उन्होंने बताया कि देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 650 शाखाएं और 1,63,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। वहीं कुशीनगर जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 1 शाखा और 224 सेवा केंद्र है। IPPB विविध प्रकार की सेवाएं और उत्पाद मुहैया कराता है। इनमें बचत और चालू खाते, वर्चुअल डेबिट कार्ड, घरेलू धनांतरण सेवाएं, बिल और जनोपयोगी भुगतान। IPPB ग्राहकों के लिए बीमा सेवाएं, डाकघर बचत खाते को IPPB खाते से जोड़ना, डाकघर बचत योजनाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के साथ किसी भी नागरिक के लिए आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने और 5 वर्ष की आयु तक के किसी भी बच्चे के लिए बाल नामांकन सेवा की सुविधा शामिल है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाकघर बचत खाता को IPPB खातों से जोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रमुख डाकघरों में ब्रांडिंग मटेरियल के डिस्प्ले के साथ ही डाकघरों में और उनके बाहर 25,000 से अधिक वित्तीय साक्षरता और ग्राहक जागरूकता कैंप आयोजित किए गए हैं, ताकि ग्राहकों को अपनी POSA खातों को IPPB खातों से लिंक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। IPPB डाकियों, ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से लोगों के द्वार तक आधार आधारित सेवाओं जैसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और बाल नामांकन की सुविधा भी प्रदान करता है। इन सेवाओं के लिए IPPB ने केंद्र राज्यों के विभिन्न विभागों के साथ टाई अप किया है, ताकि आमजन, पेंशन भोगियों और बच्चों को आवश्यकता के अनुसार सेवाएं मुहैया कराई जा सके। 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार IPPB ने 7.03 करोड़ आधार से जुड़े खाते खोले हैं। 7 करोड़ 68 लाख ग्राहकों के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट किए गए हैं। 81,17,000 ग्राहकों को बाल नामांकन सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और पेंशन भोगियों के लिए 24 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।